हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे, खैरियत से चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज मैं आप लोगों को इंडेस 8 के आईसीआई के स्टडी मटेरियल के 100% टीवाई के कवर कराऊंगा। सर कॉन्सेप्ट का क्या रहने वाला है मैं आपको बता दूं। इंडेस 8 की कॉन्सेप्ट रिवीजन वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सारे के सारे ये जो टीवाई के हैं कवर कराऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और जहां पे लगेगा ना कि कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराना है तो मैं आपको कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा दूंगा। और एक स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन आप लोगों को ये है कि आपको जो मैंने अलग से एक रिवीजन वीडियो दी है इंडिया सेट की, आपने उसको भी एक बार देखना है। एक बात और, ये एक रिवीजन वीडियो है इसलिए जो मेरी बोलने की स्पीड है नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज्यादा रहेगी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूं। इंडिया एट के अकॉर्डिंग अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन हुई है, इवेंट हुआ है या कंडीशन है जो कि अर्लियर ईयर्स की ट्रांजैक्शन इवेंट या कंडीशन से डिफर है, सब्सटेंशियली डिफर है, सब्सटेंशियली अलग है, तो उसे हम अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं मानते। इंडिया सेट आगे कहता है अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन इवेंट या कंडीशन आई है जो पहले नहीं थी तो भी हम उसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानते। क्वेश्चन वन स्टार्ट करते, देखिए क्या लिखता है। एक कारपेट रिटेल आउटलेट सेल एंड फिट कारपेट टू द जनरल पब्लिक। सर एक कारपेट रिटेल आउटलेट है जो क्या करती है, विक्री करती है, सेल करती है और फिट करती है क्या, जनरल पब्लिक के लिए कारपेट को, ठीक है। इट रिकॉग्नाइज रिवेन्यू व्हेन द कारपेट इज फिटेड। सर ये रिवेन्यू को तब रिकॉर्ड करती है जब कारपेट क्या होता है, फिट हो जाता है। अब मेरी बात सुना ध्यान से, मैं यहाँ पे हल्का सा रेफरेंस इंडेस 115 का लूंगा। देखिए इंडेस 115 जो है वो 5 स्टेप मॉडल की बात करता है और उसका जो 5th स्टेप है ना वो पता क्या कहता है, वो ये कहता है एंटिटी रिवेन्यू तब रिकॉर्ड करेगी जब सर एंटिटी ने क्या किया, अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई कर दिया हो, ठीक। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो एंटिटी की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई होगी, सर जब वो कारपेट को बेचेगा और उसको फिट कर देगा, ठीक है। चलिए, इट रिकॉग्नाइज रिवेन्यू व्हेन द कारपेट इज फिटेड, इसने लिख भी दिया, विच ऑन एन एवरेज इज 6 वीक आफ्टर द परचेज ऑफ द कारपेट, ठीक है। इट देन डिसाइड टू सब कॉन्ट्रैक्ट द फिटिंग ऑफ कारपेट टू द सेल्फ एम्प्लॉयड फिटर्स। अब इसने क्या डिसाइड किया कि ये क्या करेगी, सब कॉन्ट्रैक्ट दे देगी किसको, सर आउटसाइडर को, सेल्फ एम्प्लॉयड फिटर को, और वो फिट करके देंगे, ठीक है। इट नाउ रिकॉग्नाइज रिवेन्यू एट द पॉइंट ऑफ सेल ऑफ द कारपेट। सर अब वो क्या करेगी, कारपेट को सेल करने के टाइम पर रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगी। सर यहाँ पे और ज्यादा क्वेश्चन फैक्ट नहीं दे रखे तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो रिस्क एंड रिवार्ड है फिट होने का वो आउटसाइडर के पास ही है कहीं ना, या हम ये भी मान सकते हैं साहब इसमें ना, क्योंकि फैक्ट पूरे नहीं दे रखे कि कारपेट की सेल और उसको फिट करना दोनों अलग अलग घटनाएं, दो अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ठीक है। चलिए, whether this change is recognizing the revenue change in accounting policy as per the provision of Ind AS 8, मैं आपको बता दूं ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सर जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो सब्सटेंशियली डिफर है जो पहले ट्रांजैक्शन होती थी, इसलिए आप कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यहाँ पे नहीं लेंगे। क्योंकि पहले आप क्या करते थे, आप रिवेन्यू रिकॉर्ड करते थे कारपेट को बेच के उसे फिट करने के बाद, क्योंकि पहले सर आपकी जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी वो कारपेट को सेल भी करना था, उसे फिट भी करना था। अब आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या, पीओ क्या है, सिर्फ और सिर्फ कारपेट को सेल करना। तो सर यहाँ पे अब आप कारपेट के बेचते रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे और ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं, क्योंकि सब्सटेंशियली सर आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो डिफर है अर्लियर ईयर की ट्रांजेक्शन से, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या लिखता है। व्हेन इज एन एंटिटी required to present a third balance sheet as at the beginning of the preceding period। आइए एक दो बातें डिस्कस करते हैं। देखिए एज पर इंड AS 8 अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करते हैं या ड्यूरिंग द ईयर कोई भी एरर या ओमिशन फाइंड आउट करते हैं तो आप उसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव लेंगे। और रेट्रोस्पेक्टिव सर ये मान के चलेंगे कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है तो न्यू पॉलिसी शुरू से अप्लाई हो रही है, और एरर या ओमिशन है तो एरर और ओमिशन की जो रेक्टिफिकेशन है वो शुरू से है, ठीक। अब यहां पे सर इंडेस 1 का एक रोल आता है। इंडेस 1 ये कहता है अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट लेते हैं, ठीक है, और उसमें सर आप क्या करते हो, किसी फाइनेंशियल आइटम को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रीस्टेट करते हैं या रिक्लासिफाई करते हैं, एक कंडीशन। दूसरा, और उसका इंपैक्ट इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के पहले से इंपैक्ट पड़ता है, इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के पहले से इंपैक्ट पड़ता है, तो आप क्या करेंगे, इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में
सर फर्स्ट मतलब इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पे एक और बैलेंस शीट बनाएंगे। देखिए इंडेस 8 कहता है आपने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेना, बिल्कुल ठीक है। इंडेस 1 ये कहता है अगर यहां पे अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होता है, ठीक है, या आपका फाइनेंशियल आइटम को रिक्लासिफाई या रीस्टेट करते हैं जिसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आता है, ठीक है, ठीक, और उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो आएगा वो इमीडिएटली प्रीवियस ईयर से पहले पे आएगा, या हम बोल सकते हैं इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पे, यहाँ पे जो फर्स्ट डे है उस पे आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा साहब, थर्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन पढ़ लेना एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे मैंने साथ साथ पढ़ लिए। अदरवाइज मेरा जो एक सर वे होता है रिवीजन वीडियो के अंदर वो ये रहता है कि मैं आपको हर क्वेश्चन से पहले एक बार एटलीस्ट 10 सेकंड दूं ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ लें। 10 सेकंड में पॉसिबल नहीं सर, हाँ मेरे को पता वैसे हो, आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, फिर हम लोग क्या करेंगे मिलकर क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन, ड्यूरिंग एक्स टू, एक बात और मैं आपको बताता हूँ, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होता है या एरर या ओमिशन फाइंड आउट होती है, ठीक है, और आप उसका इंपैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव लेंगे, लेकिन तभी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेंगे जब वो प्रैक्टिकल पॉसिबल है। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे साहब, जिस डेट से प्रैक्टिकल पॉसिबल है उस डेट से उसका इफेक्ट लेंगे, ठीक। ड्यूरिंग एक्स टू डेल्टा लिमिटेड चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, डेप्रिसिएटिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। सर उसने डेप्रिसिएशन को लेके अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है। सर हम कभी भी ना डिस्क्रिप्शन चेंज आती है कि अकाउंटिंग पॉलिसी लिख दिया तो अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज मान लेंगे ना, सर हो सकता है अकाउंटिंग एस्टिमेट हो, ठीक है, हमें देखना पड़ेगा। सो हैज टू अप्लाई मच मोर फुली ए कंपोनेंट अप्रोच, ठीक है, वाइल एज द एट द सेम टाइम अडोप्टिंग द रिवोल्यूशन मॉडल। देखिए सर अगर हम कोस्ट मॉडल से रिवोल्यूशन मॉडल में जाते हैं तो आपने मेजरमेंट का बेस चेंज कर दिया तो ये आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बन जाएगा, ठीक। लेकिन सर डेप्रिसिएशन को अगर हम देखें तो डेप्रिसिएशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं साहब, सर हम ये देखते हैं कि फ्यूचर में जो अपने एक्सपेक्टेड बेनिफिट है, ठीक है, फ्यूचर में अपने एक्सपेक्टेड बेनिफिट है उसी के रेशो में हम कहीं ना कहीं सर क्या करते हैं, जो असेट है उसे डेप्रिसिएट करते हैं, ठीक। अब क्योंकि सर जो फ्यूचर के बेनिफिट है उसमें चेंज हो सकता है, हमारा यूज करने का असेट का तरीका चेंज हो सकता है, तो सर ये एक अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज माना जाता है और इसका इंपैक्ट कैसे लेते हैं, प्रोस्पेक्टिव लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सर लेकिन अगर आप देखेंगे तो क्योंकि आपने रिवोल्यूशन मॉडल साथ में फॉलो कर लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक। आगे देखते हैं, क्योंकि देखिए मैं फिर से बोल देता हूँ डेप्रिसिएशन के मेथड में चेंज करना, क्योंकि आप हर रिपोर्टिंग डेट पे डेप्रिसिएशन के मेथड को, कॉस्ट ऑफ द एसेट को, कॉस्ट ऑफ द एसेट को, ठीक है, मतलब कैरिंग अमाउंट बोल सकते हैं, एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू को, और सर एस्टिमेट यूजफुल लाइफ को रिव्यू करेंगे, और अगर कोई भी चेंज है तो उसका इफेक्ट कैसे लेंगे, प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। लेकिन सर जब आप कोस्ट मॉडल से रिवोल्यूशन मॉडल में आते हैं तो ये चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी मान जाती है, ठीक। चलिए इन ईयर बिफोर एक्स टू, अब सर एक तरीके से कैलेंडर ईयर हो गया, ये बात करेंगे हम लोग 1 जनवरी x2 से लेके 31 दिसंबर x2, ठीक है। इन ईयर बिफोर x2, इससे पहले एक बात कह रहा हूँ, डेल्टा लिमिटेड असेट रिकॉर्ड्स वर नॉट सफिशिएंटली डिटेल्ड टू अप्लाई ए कंपोनेंट अप्रोच फुल्ली। देखिए एज पर इंड AS 16 हम लोग क्या करते हैं, जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना वो कंपोनेंट के बेस पे चार्ज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने हमें बताया कि x2 से पहले जो डेल्टा की असेट का रिकॉर्ड था वो सफिशिएंट नहीं था कि हम लोग कंपोनेंट अप्रोच को पूरी तरह से अप्लाई कर पाए, ठीक। एट द एंड ऑफ x1 यहां पे मैनेजमेंट कमीशन एंड इंजीनियरिंग सर्वे, मैनेजमेंट ने क्या किया, एक सर्वे कराया साहब, विच प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ऑन द कंपोनेंट हेल्ड। देखिए कंपोनेंट बेस पे डेप्रिसिएशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए सर, एक तो हमें कंपोनेंट आइडेंटिफाई करने हैं, उन कंपोनेंट का एस्टिमेट यूजफुल लाइफ आइडेंटिफाई करनी है, उन कंपोनेंट की आज की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी, जो जनरली हम लोग क्या करते हैं फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई करके, और फिर जो टोटल कैरिंग अमाउंट है उसे फेयर वैल्यू के रेशो में एलोकेट कर लेते, ठीक। फिर सर उन कंपोनेंट की एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू क्या करनी है सर, आइडेंटिफाई करनी है, एस्टिमेट लगाना है, ठीक। तो ये सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखता है एट द एंड ऑफ x1 मैनेजमेंट कमीशन एंड इंजीनियरिंग सर्वे विच प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ऑन द कंपोनेंट हेल्ड एंड देयर फेयर वैल्यू। सर मैनेजमेंट ने एक सर्वे कराया और इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई कंपोनेंट के रिगार्ड में, कौन कौन सा कंपोनेंट है उसके बारे में बताया, उनकी फेयर वैल्यू, यूजफुल लाइफ, एस्टिमेट रेजिडुअल वैल्यू
एंड डेप्रिसिएबल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ X2। सर यहाँ पे सर्वेयर कराया और उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो 1 जनवरी X2 को दी है सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। However, the survey did not provide a sufficient basis for reliably estimating the cost of those components that had not previously been accounted for separately, and the existing record before this survey did not permit this information to be reconstructed। आपको मैं एक प्यारी सी बात बताता हूँ। इंडेस की दुनिया में ना, जब भी हम डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो इन्फॉर्मेशन रिलायबल और रेलिवेंट हो, ठीक। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो सर्वे होगा ना वो सफिशिएंट बेस नहीं है उसके पास कि वो आपको रिलायबल एस्टिमेट लगा के दे पाए कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट का, जो कि पहले से आपने अलग से नहीं कर रखा था, और ना ही आपके एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड परमिट करते हैं कि आप ऐसा बाइफर्केशन कर पाए, ठीक, और वो बाइफर्केशन रिलायबल हो। आगे देखिए, कहीं ना कहीं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको रेट्रोस्पेक्टिव तो जाना है लेकिन आप जा नहीं पाएंगे। डेल्टा लिमिटेड मैनेजमेंट कंसिडर्ड हाउ टू अकाउंट फॉर ईच ऑफ द टू एस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग चेंज। सर जो डेल्टा का मैनेजमेंट है उसने कंसिडर किया कि इसे आप कैसे, जो अकाउंटिंग चेंज हुए टू एस्पेक्ट, इसे कैसे अकाउंट फॉर करें, ठीक है। दे डिटरमाइंड, ये हमसे पूछा नहीं, उसने खुद बताया, दे डिटरमाइंड दैट it was not practicable to account for the change to a fuller component approach retrospectively or to account for that change prospectively from any earlier date than the started X2। वो ये कह रहा सर कि अपने लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम इससे पहले कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव फैक्ट ले, ठीक। Also the change from a cost model to a revaluation model is required to be accounted for prospectively। सर अगर आप कोस्ट मॉडल से किस पे आते हैं, रिवल्यूशन मॉडल पे आते हैं, तो ये रिक्वायर्ड है आपका प्रोस्पेक्टिवली। ये बात वो गलत कर रहा है सर, ये रेट्रोस्पेक्टिव होता है, लेकिन हाँ रेट्रोस्पेक्टिव आप केवल तब जाएंगे जब क्या होगा सर, आपके पास प्रैक्टिकल पॉसिबल आपके लिए कि आप उसे अप्लाई कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं लग रहा, इसलिए हम प्रोस्पेक्टिव चले जाएंगे। लेकिन ये कहना कि ये प्रोस्पेक्टिव जाता नहीं सर, अगर आपका सर कोस्ट मॉडल से रिवल्यूशन मॉडल पे आते तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेट्रोस्पेक्टिव जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव नहीं जा पा रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, उस केस में फैक्ट डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, ठीक। चलिए, Therefore, management concluded that it should apply delta new policy prospectively from start X2, ठीक है। अब मैनेजमेंट ने फैसला किया कि इस पॉलिसी को हम क्या करें, प्रोस्पेक्टिव बेस पे अप्लाई करेंगे, ठीक। एडिशनल इंफॉर्मेशन, डेल्टा का जो टैक्स क्रेडिट है वो 30% है। अगर क्वेश्चन में हमें टैक्स क्रेडिट दे रखा होता तो हम डेफर्ड टैक्स या इनकम टैक्स जो भी इंपैक्ट आएगा उसको कंसिडर करके चलते हैं, ठीक। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ X1, इसका इंजीनियर सर्वे से पहले की इन्फॉर्मेशन दे रहा, ठीक। कॉस्ट 25,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन 14,000, ठीक है। नेट बुक वैल्यू सर 11,000, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस फॉर X2 ओल्ड बेस पे कितने से 1500 से, ठीक है। सम रिजल्ट ऑफ द इंजीनियरिंग सर्वे, सर सर्वे के अकॉर्डिंग जो वैल्यूशन आया पीपी का वो 17,000 आ गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ये जो कैरिंग अमाउंट है इसमें सर क्या हुआ होगा, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, हाँ जी सर, सब कुछ कंसिडर करके सर आज की वैल्यू क्या है, दैट इज कॉल्ड आपका फेयर वैल्यू, ठीक है। एस्टिमेट रेजिडुअल वैल्यू सर 3000 से, तो आपका डेप्रिसिएबल अमाउंट कितने से आएगा 14,000 से। एवरेज रिमेनिंग असेट लाइफ 7 ईयर है, ठीक है। तो अब डेप्रिसिएशन आपका 2000 से आ जाएगा, इसने कैलकुलेट करके दे दिया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर X2 न्यू बेसिस पे 2000 से। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रेलिवेंट नोट फॉर डिस्क्लोजर इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 8। आप ये बोलेंगे साहब कि हमने क्या किया है, कंपोनेंट बेस के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है। कंपोनेंट बेस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सर मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन आएगी डेप्रिसिएशन की, ठीक है। आप फिर ये भी बताएंगे कि हमने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है, बट रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट लेना अपने लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं आ पाएगी, तो इसलिए हमने क्या किया, प्रोस्पेक्टिव बेस पे इम्पैक्ट लिया, ठीक। फिर आप ये बताएंगे कि इस चेंज की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट आया है। सर देखिए, अगर मैं ओपनिंग की बात करूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, तो आपकी 11,000 से बढ़ के कितने की होगी 17,000 की, तो 6,000 का सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पड़ गया, हाँ जी। तो सर 6,000 का सर आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस बढ़ेगा, लेकिन 30% टैक्स का रेट है, तो नेट ऑफ टैक्स 4200 से रिवैल्यूएशन सरप्लस बढ़ जाएगा, और 1800 सर आपका क्या होगा, DTL बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी असेट की अगर वैल्यू बढ़ी है तो सर फ्यूचर में आप डेप्रिसिएशन ज़्यादा क्लेम करेंगे, इनकम टैक्स वाले मना कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, इसके ऊपर सर आपका क्या बनेगा, DTL बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है सर। फिर आप ये बताएंगे कि जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है न्यू मेथड के हिसाब से
500 से इंक्रीज हो जाएगा और उस पे जो टैक्स की सेविंग होगी 30% के हिसाब से आपका 150 टैक्स की बचत हो जाएगी। ठीक जी सर। चलिए, ये सारी बातें सर यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड में लिख रखी है कि रेट्रोस्पेक्टिवली पॉसिबल नहीं था, तो अडोप्शन न्यू पॉलिसी सर हमने क्या किया, प्रायर ईयर पे कोई इम्पैक्ट नहीं दिया और इसकी वजह से सर अपना ओपनिंग कैरिंग अमाउंट 6000 से बढ़ गया, ओपनिंग डेफर्ड टैक्स प्रोविजन आपका 1800 से बढ़ गया, रिवॉल्यूशन सरप्लस सर आपका 4200 से बढ़ गया, डेप्रेशन आपका 500 से बढ़ गया करंट ईयर का, और इसकी वजह से टैक्स का खर्चा रिड्यूस हो गया 150 से। आप साथ के साथ ये भी बोल सकते हैं साहब कि इसकी वजह से अर्निंग पर शेयर पे भी आपका इम्पैक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और करंट ईयर के प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट वो हमने बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। A change in the depreciation method for an item of PP, a change in accounting policy और change in accounting estimate, आप ये बोलेंगे एज पर इंड AS 16 डेप्रिसिएशन क्या साहब, सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट है ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट मतलब पीपी। ठीक सर, हम लोग जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो चार्ज करते हैं ऑन द बेसिस कि हम असेट को कैसे यूज करेंगे और इसे यूज करने का जो पैटर्न होगा उसके बेस पे हम क्या करेंगे सर, एक्सपेक्टेड बेनिफिट ड्राइव करेंगे और उस एक्सपेक्टेड बेनिफिट की ही रेशो में हम क्या करेंगे साहब सर, असेट को डेप्रिसिएट करेंगे। ठीक, फर्दर सर इंड AS 16 ये कहता है कि आप क्या करेंगे, हर रिपोर्टिंग डेट पे रिव्यू करेंगे। अगर आपको लगता साहब कि आपका जो पैटर्न है असेट को यूज करने का जिससे आप इकोनॉमिक बेनिफिट ड्राइव करेंगे वो चेंज हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, मेथड चेंज करेंगे। और अगर आप मेथड चेंज करते साहब तो इसमें डिग्री ऑफ एस्टिमेट इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आपके जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट है सर वो क्या है, एक एस्टिमेट है, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कहलाएगा। ठीक, चलिए एक बार कंप्लीट सॉल्यूशन आप रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। एन एंटिटी चार्ज ऑफ certain expenses as finance cost in its financial statement for the year ended 31st March X1। सर 31st मार्च X1 तक कंपनी क्या करती थी, कुछ खर्चों को चार्ज, यहाँ पे एक मिनट सर्टेन एक्सपेंसेस एज फाइनेंस कॉस्ट, कुछ खर्चों को फाइनेंस कॉस्ट मान के चार्ज करते थे। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक, वाइल प्रिपेयरिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च X2, जब सर वो 31st मार्च X2 की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने लगी, मैनेजमेंट डिस्कवर्ड दैट, मैनेजमेंट को पता लगा साहब that these expenses should have been classified as other expenses instead of finance cost। ये जो खर्चे ये फाइनेंस कॉस्ट में नहीं आएंगे, अदर एक्सपेंसेस में आएंगे। एक मिनट के लिए यहाँ पे रुकेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियली इंपैक्ट तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं इंड AS 88 कहता है अगर कोई भी एरर है इन रिस्पेक्ट ऑफ आपका रिकॉग्निशन, आइटम रिकॉर्ड करे या ना करे, ठीक, मेजरमेंट कितने अमाउंट पे रिकॉर्ड करे, डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन, तो सर उस एरर को जब आप रेक्टिफाई करेंगे तो उसका इंपैक्ट आपको कैसे लेना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिव बेस पे लेना पड़ेगा। सर एरर जो है वो मेटेरियल अमाउंट की होनी चाहिए अनइंटेंशनली, और इंटेंशनली सर अगर एरर स्मॉलर अमाउंट की भी है, मतलब इमेटेरियल अमाउंट की भी है, तो भी सर आपको इसका इंपैक्ट लेना पड़ेगा, आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा रेट्रोस्पेक्टिव। मैं फिर से इस बात को बोलूंगा सर, एरर आपकी कैसे हो सकती है, रिकॉग्निशन के रिगार्ड में हो सकती है, आपका मेजरमेंट के रिगार्ड में हो सकती है, आपका सर डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन के रिगार्ड में हो सकते हैं। ठीक, अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो अमाउंट के मेजरमेंट में कोई इशू नहीं है, रिकॉग्निशन में कोई इशू नहीं है, लेकिन डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन सर क्या है आपका गलत हो रहा है, तो सर इस एरर का इंपैक्ट आपको कैसे लेना पड़ेगा, रेट्रोस्पेक्टिव लेना पड़ेगा। एक बात, दूसरी बात सर थर्ड बैलेंस शीट कब बनती है, इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पे बैलेंस शीट कब बनती है, जब सर कोई भी आप रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करते हैं या रिक्लासिफाई करते हैं एंड उसका इंपैक्ट इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के ओपनिंग बैलेंस शीट पे आ रहा होता तो आप थर्ड बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक, चलिए, द एरर अकर्ड बिकॉज द मैनेजमेंट इनएडवर्टेंटली मिस इंटरप्टेड सर्टेन फैक्ट। ओके सर, जो मैनेजमेंट था वो फैक्ट को प्रॉपर इंटरप्रेट नहीं कर पाया। The entity intend to restate the comparative amount of the prior period presented in which the error occurred। बिल्कुल, देखिए जब आप करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे X1 X2 की, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
x0 और x1 का जो कंपैरिजन देंगे आप उसे रीस्टेट करेंगे, रिक्लासिफाई करेंगे, ठीक है जी सर। और एरर और ओमिशन का इम्पैक्ट सर यहाँ से लेंगे, और अगर मान लो एरर और ओमिशन इससे पहले तो इससे पहले भी जाएंगे, लेकिन थर्ड बैलेंस शीट कब बनेगी? तब बनेगी जब सर इमीडिएटली प्रीवियस ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट पे उसका इम्पैक्ट भी आ रहा हो, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखता है, द एंटिटी इंटेंड टू रीस्टेट द कंपैरेटिव अमाउंट फॉर द प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड इन विच द एरर अकर्ड ईयर एंडेड x1, ठीक है। Would this reclassification of expenses from finance cost to other expenses in the comparative amount will be considered as correction of an error under Ind AS 8? 100% साहब, ये एक करेक्शन ऑफ एरर मानी जाएगी क्योंकि ये प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर की एरर है। एरर में सर आपका, मैं फिर से इस बात को बोलूंगा, रिकॉग्निशन हो सकता है, मेजरमेंट हो सकता है, आपका प्रेजेंटेशन एंड आपका डिस्क्लोजर हो सकता है, ठीक। वुड द एंटिटी नीड टू प्रेजेंट ए थर्ड बैलेंस शीट? सर थर्ड बैलेंस शीट यहाँ पे नहीं बनेगी, क्यों? क्योंकि इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पे सर इसका कोई भी इंपैक्ट बैलेंस शीट पे नहीं आ रहा, ठीक। चलिए एक बार सॉल्यूशन आप देख लेना इसका। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। While preparing the annual financial statement for the year ended 31st March X3, an entity discovered that a provision for constructive obligation for payment of bonus to selected employee in corporate office material in amount, ठीक है, which was required to be recognized in the annual financial statement for the year ended 31st March X1 was not recognized due to oversight of fact। सर कहानी सुनिए क्या है। X2 X3 में हमें पता लगा, क्या पता लगा, एक सेकेंड, ये आपका X1 X2 है और ये आपका है X0 X1। हमें यहाँ पता लगा कि एक ना अपनी कंस्ट्रक्टिव ओब्लिगेशन थी बोनस को लेके, जिसको हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना था, बट हमने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया है। एक बार फिर से पढ़िए क्वेश्चन। वाइल प्रिपेयरिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च X3, जब हम लोग क्या कर रहे थे 31st मार्च X3 की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे, एंटिटी डिस्कवर दैट ए प्रोविजन फॉर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन फॉर पेमेंट ऑफ बोनस टू सिलेक्टेड एम्प्लॉय इन कॉर्पोरेट ऑफिस, ठीक है, जिसका अमाउंट मटेरियल है, which was required to be recognized in the annual financial statement for the year ended 31st March X1 was not recognized due to oversight of fact। सर oversight of fact की वजह से हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया X1 के ईयर एंड पे, ठीक है। पता कब लगा साहब? X3 में जाके पता लगा, ठीक है। The bonus was paid during the year ended 31st March X2 and was recognized as an expenses in the annual financial statement for the said year। ओके सर, यहां पे क्या पता लगा? यहां एक सेकेंड, यहां रिकॉर्ड होना था, यहां रिकॉर्ड किया। अब देखिए, अगर आप करंट ईयर के हिसाब से देखेंगे तो नील इंपैक्ट आ जाएगा क्योंकि इंपैक्ट पहले ही आपस में सेटल हो चुका है, ठीक। लेकिन सर बात समझिए, यहां पे क्या होगा, एक्सपेंडिचर जो है आपके वो अंडरस्टेटेड हुए होंगे, लाइबिलिटी अंडरस्टेटेड हुई होगी, यहाँ पे लाइबिलिटी और एक्सपेंडिचर आपके ओवरस्टेटेड हुए होंगे, ठीक है, यहाँ पे अंडरस्टेटेड हुए होंगे, ठीक है। अच्छा, क्या ओपनिंग बैलेंस शीट पे इंपैक्ट आएगा इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पे? यस। तो सर आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो सर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेना पड़ेगा, मतलब जो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रखा आपने, इसके बजाय सर आप इसका इंपैक्ट ओपनिंग में लेंगे और यहाँ पे इंपैक्ट नहीं लेंगे, आप जब क्या करेंगे, कंपैरिजन करके दिखाएंगे, और थर्ड बैलेंस शीट भी यहाँ पे बनेगी, ठीक। The bonus was paid during the financial year ended 31st March X2 and was recognized as an expense in the annual financial statement for the said year, ठीक है। Would this situation require retrospective restatement of comparative considering that the error was material? Yes, आपको retrospective जाना पड़ेगा और आपको थर्ड बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। ये देखिए सर, कंपैरेटिव अमाउंट आपको रिस्टेट करने पड़ेंगे और थर्ड बैलेंस शीट भी आपको क्या करनी पड़ेगी, फर्स्ट डे ऑफ द इमीडिएटली प्रीवियस ईयर, दैट इज आपका ये 1 अप्रैल X1, यहाँ पे आपको थर्ड बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, ठीक। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी सर, और बाकी वो सेंटेंस आप लिख ही देंगे कि जो एरर है या ओमिशन है वो सर आपका रिकॉग्निशन के रिगार्ड में हो सकती है, मेजरमेंट के रिगार्ड में हो सकती है, डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन के रिगार्ड में हो सकती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे।
while preparing interim financial statement for the half year ended 30th September X1, an entity notes that there has been an under accrual of certain expenses in interim financial statement for the first quarter ended 30th June X1. बात सुनिए ध्यान से सर, एक एंटिटी है, जब वो अपनी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही थी, कब के लिए? हाफ ईयर के लिए, 30 सितंबर X1 के लिए, ठीक है। उसने नोट किया कि कुछ अंडर एक्रूवल है, कुछ एक्सपेंडिचर आपके इन द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडेड 30 जून X1, 30 जून X1 के रिगार्ड में, ठीक है। 30 जून X1 के रिगार्ड में उसके कुछ खर्चे सर क्या हैं, आपके अंडर एक्रूवल है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ अंडर एक्रूवल इज असेस्ड टू बी मटेरियल इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो ये कह रहा है कि अगर हम उन अमाउंट को असेस करें तो वो आपका क्या है, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्ड में तो मटेरियल है। हाउएवर इट इज एक्सपेक्टेड दैट द अमाउंट वुड बी इमटेरियल, लेकिन ये जो अमाउंट है ये इमटेरियल है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्ड में सर ये जो अमाउंट है ये आपका क्या है, ये सर आपका इमटेरियल है, ठीक है। द मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट देयर इज नो नीड टू करेक्ट द एरर इन द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट का व्यू ये आया है कि कोई भी नीड नहीं है एरर को करेक्ट करने की इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसीडरिंग दैट द अमाउंट इज एक्सपेक्टेड टू बी इमटेरियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पूरे क्वेश्चन को मैं समराइज में बताता हूं, देखिए क्या हुआ है। सितंबर X1 में जब आप इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे हाफ ईयर के लिए, तब आपको पता लगा कि जो आपने फर्स्ट क्वार्टर के इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी है वहां पे कुछ खर्चे आपने सर अंडर एक्रूवल रख लिए हैं, ठीक है। फिर आपने देखा कि वो जो खर्चे ना वो मटेरियल नहीं है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में, लेकिन इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में वो अमाउंट मटेरियल है। तो अब आपसे क्वेश्चन ही पूछता है कि जो मैनेजमेंट है ना, उसने कहा देखिए, मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट देयर इज नो नीड टू करेक्ट। मैनेजमेंट ने कहा हम इसे करेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो इमटेरियल है। क्या मैनेजमेंट का व्यू एक्सेप्टेबल है? सर देखिए, यहाँ पे अपना इंडेस 34 का रेफरेंस भी आएगा। इंडेस 34 ये कहता है जब भी कोई भी आप ट्रांजेक्शन या इवेंट करते हैं किसी भी आपका इंटरिम पीरियड के लिए, तो आप उसको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए ट्रीट करते हैं, ठीक। आगे इंडेस 34 ये कहता है कि मेटेरियलिटी या इमेटेरियलिटी इंटरिम के लिए सर आप इंटरिम डेटा के बेस पर आइडेंटिफाई करेंगे। अब अगर मैं इंडेस 8 की बात करूं तो सर आपकी जो एरर है वो आपका इन रिगार्ड टू रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन के रिगार्ड में हो सकती है। साथ के साथ सर इंडेस 8 ये कहता है कि जो भी आपकी एरर है अगर वो मटेरियल अमाउंट की है, ठीक है, अनइंटेंशनली, और इंटेंशनली अगर वो इमटेरियल अमाउंट की भी है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसे करेक्ट करना पड़ेगा। तो सर अगर हम यहाँ पे इंडेस 8 के हिसाब से देखें तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव जाना है। इंडेस 34 के हिसाब से देखें तो सर आपको जो अमाउंट को क्वांटिफाई करना मेटेरियलिटी, वो सर इंटरिम डेटा के बेस पे करनी, ना कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेटा के बेस पे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक। चलिए एक बार इसका सोल्यूशन आप रीड कर लेना, सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। और 7 में एक लाइन और भी लिख सकते हैं कि जो मैनेजमेंट का व्यू है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि हम लोग जो मटेरियलिटी क्वांटिफाई करेंगे वो इन रिगार्ड टू इंटरिम डेटा के रिगार्ड में करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 8 पढ़िए जल्दी से। देखिए क्या लिखता है। ABC Limited has an investment property with an original cost of rupees 1 lakh, which it inadvertently omitted to depreciate in previous financial statement. सर ABC के पास ना एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जिसकी कॉस्ट 1 लाख है, जिसके ऊपर उसने डेप्रिसिएशन चार्ज अभी तक नहीं किया है, ठीक है। द प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल X1। ओके, प्रॉपर्टी को उसने कब एक्वायर किया, 1 अप्रैल X1, ठीक है। द प्रॉपर्टी हैज ए यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर एंड इज डेप्रिशिएटेड यूजिंग SLM। एस्टिमेट रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द 10 ईयर इज नील, ठीक है। तो 10 ईयर लाइफ है तो 10,000 आप हर साल क्या करें, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। हाउ शुड द एरर बी करेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च X4। एक सेकंड के लिए यहाँ पे रुकेंगे। 31 मार्च X2, 31 मार्च X3, 31 मार्च X4।
यहां पे आपको एरर पता लगी तो आप क्या करेंगे, देखिए सर जो भी आपकी एरर होती है करंट ईयर की, आप उसे करंट ईयर में ठीक कर लेते हैं। तो आप 10,000 का डेप्रेशन तो यहाँ चार्ज करेंगे, बिल्कुल ठीक है। 10,000 का डेप्रेशन आप प्रीवियस ईयर में कंपैरिजन करके दिखाएंगे, बिल्कुल ठीक है। और इससे पहले के जितने डेप्रिसिएशन है सर, उन सबको आप क्या करेंगे, ओपनिंग रिटेन अर्निंग के अंदर 1 अप्रैल X2 के अंदर एडजस्ट करके दिखाएंगे, ठीक है जी सर। तो आप यहाँ पे बोलेंगे आपका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा, आपको सर क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पे थर्ड बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, एज्यूमिंग द इम्पैक्ट ऑफ द सेम इज कंसिडर्ड मटेरियल, ठीक है। फॉर सिंप्लिसिटी इग्नोर टैक्स इफेक्ट। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो इन्होंने बता दिया साहब आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड बैलेंस शीट 1 अप्रैल X2 को ना, हाँ जी बिल्कुल। चलिए, और स्टेट करना पड़ेगा आपको सर, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लिखता है क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड चेंज इट्स मेथड अडोप्टेड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन इन द ईयर X2 X3। सर अगर कोई भी एंटिटी ना मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन चेंज करती है तो सर ये मेजरमेंट चेंज होता है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मानी जाती है एज पर इंड AS 8, ठीक। और इसका इंपैक्ट हमें रेट्रोस्पेक्टिव लेना होता है। अगर सर आपने जो पहले पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी थी और अब आपने जो पॉलिसी चेंज की है उसका इंपैक्ट सिर्फ इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में आ रहा है, तो प्रीवियस ईयर को रिस्टेट करेंगे। और अगर उससे पहले आ रहा है तो सर हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पे। मतलब मैं बोल सकता हूँ साहब करंट ईयर के हिसाब से देखें तो इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पे हमें क्या करना पड़ेगा साहब, एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी जिसे हम थर्ड बैलेंस शीट बोलते हैं, ठीक। और उससे पहले का इंपैक्ट सर आपको उस बैलेंस शीट के अंदर लेना पड़ेगा। X2 X3 में सर उसने ऐसा किया है तो आपको X1 X2 का इंपैक्ट X1 X2 में लेना पड़ेगा और उससे पहले का इंपैक्ट सर आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में लेना पड़ेगा रिस्पेक्टिव आइटम के अंदर और साथ में रिटेन्ड अर्निंग के अंदर, एक्सेप्ट इन केस सर जहां पे आपका इंपैक्ट किसी अदर इक्विटी में आ रहा है, ठीक। प्रायर टू द चेंज इन्वेंट्री वाज वैल्यूड यूजिंग द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ओके। पहले FIFO मेथड यूज होता था। However, it was felt that in order to match current practice and to make the financial statement more relevant and reliable, a weighted average valuation model would be more appropriate. एक weighted average से जो आपका valuation model है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये डिसाइड हो गया है, ठीक है। The effect of change in the method of valuation of inventory was as follows. सर जो आपका वैल्यूएशन के मेथड में चेंज हुआ सर उसका इफेक्ट कैसे आया, देखिए 31 मार्च X1 तक सर उसका इम्पैक्ट आया है कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो 10 मिलियन से बढ़ गई है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंक्रीज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में इंक्रीज का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ सेल का कम होना, ठीक जी सर। इन्वेंट्री में इंक्रीज का मतलब होता है रिटेन अर्निंग का बढ़ना, बिल्कुल ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे, 10 मिलियन से ओपनिंग रिटेन अर्निंग बढ़ा देंगे, ठीक है। 31 मार्च X2 को सर इन्वेंट्री इंक्रीज होगी 15 मिलियन से। अब यहाँ पे देखिए सर ये आज तक का इंपैक्ट था 10 मिलियन अप टू 31 मार्च X1, ओपनिंग रिटेन अर्निंग 10 से बढ़ा देंगे, ठीक है। और ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी बढ़ जाएगी, ठीक, जो थर्ड बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे। सर इमीडिएटली प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें तो सर उसके क्लोजिंग डेट पे आपकी जो इन्वेंट्री है 15 मिलियन से इंक्रीज होगी है, तो उस ईयर के लिए सर इंक्रीज जो है वो 5 मिलियन आएगा। तो हम पता क्या करेंगे सर, 5 मिलियन अगर इन्वेंट्री बढ़ी है तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सर X1 X2 में हम 5 मिलियन से क्या करेंगे साहब, कॉस्ट ऑफ सेल को कम कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 159 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 31 मार्च X3 को से 20 मिलियन हो गया तो 5 मिलियन का इंपैक्ट यहाँ पे आएगा, तो ये आपका 168 हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस अंडर द FIFO वैल्यूएशन मॉडल एज अंडर, ठीक है। तो अगर हम बात करें वेटेड एवरेज की तो सर यहाँ पे क्या आएगा 137, 74 माइनस कर देंगे तो आपका जो प्रॉफिट है सर 63 से आ गया, ठीक है। यहाँ अगर बात करें तो 324 माइनस 168, 156 माइनस 83, 73 से आएगा, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग एट 31 मार्च X1 सर आपकी 423 है, तो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग आपकी 423 है, ठीक है। 10 से सर वो बढ़ जाएगी 433 आ जाएगी, ठीक है।
63 आपका इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 496 और 73। $569 आ गया। रिटेन अर्निंग दे दिया ओपनिंग, ठीक है। प्रेजेंट द चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी इन प्रॉफिट और लॉस एंड प्रोड्यूस एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। सर 2 चीज़ें ही मांगी आपसे, तो हमने दोनों चीज़ें बना के आपको दिखा दी। ये देखिए, ये ओरिजिनल था, ठीक है। ये सर यहाँ पे इम्पैक्ट ले लिया। आगे बढ़े, हाँ जी सर, आइए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन मिलकर पढ़ते हैं। ड्यूरिंग X4 X5 C Limited discovered that some products that had been sold during X3 X4 were incorrectly included in inventory at 31st March X4 at ₹6500। मैं आपको डायग्राम बना के क्वेश्चन समझाता हूँ। सर ये है मेरा करंट ईयर X4 X5, ये है मेरा प्रीवियस ईयर X3 X4, ठीक है। यहाँ पे 6500 क्या था, इन्वेंट्री में इंक्लूड कर लिया, जबकि वो इन्वेंट्री थी नहीं। इसका मतलब क्या है, जब आपने कॉस्ट ऑफ सेल निकाला होगा साहब, तो उसमें कंसिडर नहीं किया होगा क्योंकि इन्वेंट्री आ गई, तो आप इसे क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कंसिडर कर लेंगे, ठीक। तो प्रीवियस ईयर का आपका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ जाएगा, ठीक। एक बात। दूसरी बात, सर यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये एरर का क्वेश्चन है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज का क्वेश्चन नहीं है। और अगर आप देखें तो एरर सिर्फ इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में है, तो सर थर्ड बैलेंस शीट यहां पे आपकी नहीं बनेगी, ठीक। आगे देखिए, सी लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर X4 X5 सो सेल ऑफ ₹1,04,000। सर ये X3 X4 का रिकॉर्ड दे रखा है, तो मैं यहाँ पे X4 X5 की बात कर लेता हूँ। सेल आपकी 1,04,000 है, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक जी सर। आइए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सर 86,500। अगर आप देखेंगे तो ये जो इन्वेंट्री है ये है ही नहीं, और क्योंकि आपने इसे क्लोजिंग इन्वेंट्री प्रीवियस ईयर में माना था, इस ईयर में क्या होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ सेल मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ जाएगी सर, आपके कॉस्ट ऑफ सेल में आएगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे सर, करंट ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल को कम कर देंगे, तो ये आपका 80,000 आ जाएगा। और प्रीवियस ईयर का जब आप कंपैरिजन करके दिखाएंगे तो सर कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा देंगे, ये आपका आ जाएगा सर 60,000 से, ठीक है। और इनकम टैक्स का खर्चा दे दिया करंट ईयर का। आइए सर अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितने से आएगा आपका, 13,500 से, बिल्कुल ठीक है। और करंट ईयर का सर आएगा 24,000 से, बिल्कुल ठीक है। तो सर अगर आप यहाँ पे जो इनकम टैक्स है, पता है कैसे निकाला होगा, ये निकाल रखा होगा 1,04,000 माइनस 86,500 इंटू 30%, ऐसे निकाल रखा होगा। लेकिन अब अपना करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो 24,000 है, तो 7,200 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है इनकम टैक्स। और लास्ट ईयर का जो इनकम टैक्स है सर वो आएगा अपना 4050, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का सर जो अपना PAT आएगा वो आएगा 9450, और करंट ईयर का सर जो अपना PAT आएगा वो आएगा 16,800। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इसने BPS और DPS दे रखी है, अभी कैलकुलेट करके क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं, ठीक। द X3 X4 ओपनिंग रिटेन अर्निंग वाज ₹20,000। इस पर सर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एरर सर आपकी इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में, ठीक है। क्लोजिंग रिटेन अर्निंग वाज 34,000, क्योंकि आपने 14,000 का प्रॉफिट जोड़ा है। लेकिन अब आप क्या करेंगे सर, उसे ठीक कर लेंगे, 20,9450 क्लोजिंग आ जाएगा प्रीवियस ईयर का की क्लोजिंग रिटेन अर्निंग, मतलब करंट ईयर की ओपनिंग रिटेन अर्निंग आ जाएगी 29,450, ठीक है। और करंट ईयर में आपने प्रॉफिट कमाया 16,800 से, तो आपका सर ये आ जाएगा रिटेन अर्निंग का बैलेंस 46,250 से। चलिए, सी लिमिटेड इनकम टैक्स रेट वाज 30% लास्ट करंट ईयर में भी और
प्रीवियस ईयर में भी हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। इट हैड नो अदर इनकम और एक्सपेंसेस, जो इनकम और एक्सपेंसेस है आपकी सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल है और कोई इनकम और खर्चा नहीं है आपका, ठीक है। मतलब सेल और कॉस्ट ऑफ सेल के अलावा कोई भी आपका इनकम और खर्चा नहीं है, एक्सपेंडिचर नहीं है। सी लिमिटेड हैड ₹50,000, 5,000 शेयर ऑफ ₹10 each of share capital throughout and no other component of the equity except for retained earning। सर और कोई कंपोनेंट ऑफ इक्विटी नहीं है रिटेन्ड अर्निंग के अलावा, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर सर आपके कितने 5,000 है। तो अर्निंग पर शेयर की बात करें तो आपका करंट ईयर की अर्निंग पर शेयर 3.36 आएगी और प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें तो सर ये आपका 1.89 आ जाएगी, ठीक जी सर। चले हाँ जी सर, आगे देखिए क्या लिखता है वो। स्टेट हाउ द अबव विल बी ट्रीटेड ऑब्लिक अकाउंटेड in C limited statement of P&L, statement of change in equity and notes wherever required for current period and earlier period as per relevant Ind AS। देखिए सर मैंने आपको P&L बता ही दिया है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग ऐसे आ जाएगा और आपका इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 से आ जाएगी, ठीक है। तो नोट्स में सर क्या क्या डिस्क्लोजर देना, आप नोट्स में डिस्क्लोजर देंगे। एक सेकंड मैं इसको एक बार इतना पहले टिक करा दूं जी सर। ये देखिए आप नोट्स में क्या क्या डिस्क्लोजर देंगे, आप डिस्क्लोजर देंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या इंपैक्ट आया है। आपका जो कॉस्ट ऑफ सेल था सर वो 6500 से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। आप बोलेंगे साहब कि इसकी वजह से जो टैक्स का खर्चा था वो आपका डिक्रीज हो गया, कितने से 6500 इंटू 30% 1950 से, ठीक है। आपका जो प्रॉफिट था सर वो डिक्रीज हो गया कितने से, एक सेकेंड सर 4550 से, ठीक है। आपकी बेसिक अर्निंग पर सर डिक्रीज होगी कितने से, बीपीएस एंड डीपीएस सर ये हो गया 2.8 माइनस 1.89 0.91, ठीक है। आपका जो सर इन्वेंट्री है वो 6500 से प्रीवियस ईयर में डिक्रीज होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। सर इनकम टैक्स पेबल आपका 1950 से कम हो गया, ठीक है। ओवरऑल जो इक्विटी है जिसमें सर आपका प्रॉफिट मर्ज होता है सर वो आपकी डिक्रीज होगी कितने से 14,000 माइनस 9450 से 4550 से, ऐसे निकाल सकते हैं या फिर ऐसे निकाल सकते हैं 6500 माइनस टैक्स का इम्पैक्ट 4550, ठीक है। चलिए तो ये नोट्स का एक्सट्रैक्ट दे दिया और ये बता दिया साहब कि थर्ड बैलेंस शीट आपकी यहाँ पे नहीं बनेगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन 11 भी आता है, जल्दी से पढ़ेंगे। आइए मिलके पढ़ते क्वेश्चन क्या लिखता है। इन X3 X4 after the entity 31st March X3 annual financial statement were approved for issue। एक काम करते हैं डायग्राम बनाते हैं और मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि क्वेश्चन में अगर आपको एक भी लाइन में दिक्कत हो ना तो डायग्राम बना लिया करो, बड़ी क्लैरिटी आती है उससे ना। सर अपना करंट ईयर कौन सा है, X3 X4 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है। वो कह रहा है आफ्टर द एंटिटी 31st मार्च X3 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर अप्रूव्ड फॉर इशू। ये आपका है X2 X3 जिसकी रिपोर्टिंग डेट 31st मार्च X3 है और यहां पे मान के चलते हैं अप्रूवल डेट, ठीक। Ind AS 10 का रोल आता है एनी इवेंट जो सर आपका बैलेंस शीट डेट के बाद होता है और अप्रूवल डेट से पहले होता है, लेकिन यहाँ पे अप्रूवल हो चुकी है, ठीक है। तो Ind AS 10 की तो आई थिंक प्राइमा फेसी कोई बातचीत यहाँ पे नहीं होने वाली। A latent defect in the composition of a new product manufactured by the entity was discovered। देखिए यहां पर अप्रूवल के बाद एक नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया गया था और अब पता लगा कि उसके कंपोजिशन में ना डिफेक्ट आ गया है। क्या लिखता है, ए लेटेंट डिफेक्ट इन द कंपोजिशन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द एंटिटी वाज डिस्कवर्ड, ठीक। दैट इज ए डिफेक्ट दैट कुड नॉट बी डिस्कवर्ड बाय रीजनेबल और कस्टमरी इंस्पेक्शन। मैं यहां पे रुकूंगा और एक बार Ind AS 8 में एरर और ओमिशन के बारे में बातचीत करूंगा। देखिए Ind AS 8 ये कहता है कि अगर आपको कोई भी एरर या ओमिशन मिलती है तो आप उसका इंपैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव लेंगे, ठीक। लेकिन एरर और ओमिशन का मतलब है कि सर जहां पे वो ट्रांजैक्शन थी जिस
टाइम पीरियड की वो ट्रांजेक्शन थी, वहां पर सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, वहां पर आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो और उस इंफॉर्मेशन को सर रीजनेबल बेस पे हम आइडेंटिफाई कर पाए। सर कई बार क्या होता है कि इंफॉर्मेशन होती है लेकिन हम रीजनेबल बेस पे उसे आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते, तो उस केस में सर फिर वो एरर या ओमिशन नहीं होता। और कई बार सर ऐसा भी होता है कि इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, इस वजह से सर कुछ चेंज आया है, तो सर फिर उस केस में भी वो एरर या ओमिशन नहीं होगा। एरर और ओमिशन के लिए मस्ट है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी और रीजनेबल बेस पे हम उसे आइडेंटिफाई कर पाते, तो एरर या ओमिशन है। अदरवाइज सर न्यू इन्फॉर्मेशन की वजह से या सर रीजनेबल बेस पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लेकिन अब अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो सर इन केस में इसको हम अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज बोलते हैं। ठीक, देखिए आगे क्या लिखता है। एज रिजल्ट ऑफ द लेटेंट डिफेक्ट द एंटिटी इनकर्ड, यहां पे एक सेकंड इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं। दैट इज ए डिफेक्ट दैट कुड नॉट बी डिस्कवर्ड बाय द रीजनेबल और कस्टमरी इंस्पेक्शन। नॉर्मली सर उस डिफेक्ट का पता ही नहीं लग पाता, तो फिर ये एरर या ओमिशन तो नहीं है। ठीक, एज रिजल्ट ऑफ द लेटेंट डिफेक्ट इन द एंटिटी इनकर्ड ₹1 lakh in anticipated cost for fulfilling its warranty obligation in respect of sale made before 31st March X3। वो ये कह रहा है इससे पहले जो आपने सेल की ना, सेल बिफोर, इससे पहले आपने जो भी सेल की, ठीक है, मैं ये लाइन यहां से हटा देता हूं। ठीक, अब सर उसकी वारंटी दी होगी, हाँ, अब डिफेक्ट की वजह से क्या होगा, 1 लाख से उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। बल्कि ये तो हमें पता कब लगा है, ये तो हमें यहाँ पता लगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 लाख की सर वारंटी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कौन सी सेल के रिगार्ड में, जो 31 मार्च X3 से पहले सेल हुई है। ठीक है, आगे देखिए। एन एडिशनल ₹20,000 was incurred to rectify the latent defect in product sold during X3 X4 before the defect was detected and the production process rectified। बात सुना ध्यान से ना, देखिए सर, जब हमें यहां पे पता लगा साहब कि प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, तो हमने करंट ईयर में सेल की होगी, हाँ जी सर, यहां से लेके यहां तक फर्स्ट डे ऑफ द ईयर से लेके और आपका डेट ऑफ फाइंड आउट द डिफेक्ट, इसके बीच में जो सेल हुई है, सेल मेड है, यहां पे जो सेल हुई है, उसके ऊपर भी सर आपको क्या करना पड़ेगा, 20,000 की एडिशनल कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। तो करंट ईयर का खर्चा हो गया। देखिए, एन एडिशनल 20,000 वाज इनकर टू रेक्टिफाई द लेटेंट डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट सोल्ड ड्यूरिंग X3 X4 बिफोर द डिफेक्ट वाज डिटेक्टेड, ठीक है, and the production process rectified ₹5,000 on which relate to item of inventory at 31st March X3। सर यहाँ पे इन्वेंट्री होगी, ठीक है, उसके ऊपर 5,000 का खर्चा आएगा डिफेक्ट को ठीक करने में। तो यहाँ पे सर मैं आपको बता देता हूँ, 3 घटनाएं घटी हैं। एक तो जो सेल आपकी 31 मार्च X3 से पहले की है, उसके ऊपर आपको 1 लाख का अमाउंट इनकर करना पड़ेगा, ठीक है। सर जो सेल आपकी करंट ईयर की है, उसके ऊपर से 20,000 का अमाउंट आपको इनकर करना पड़ेगा, ठीक है। और जो इन्वेंट्री है सर, उसके डिफेक्ट को ठीक करने के लिए आपको 5,000 का अमाउंट इनकर करना पड़ेगा। तो सर इसका तो इंपैक्ट किसके ऊपर आ जाएगा, एनआरवी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखता है। द डिफेक्टिव इन्वेंट्री वाज रिपोर्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ 15,000। ओके, जो सर इन्वेंट्री डिफेक्टेड थी ना यहाँ पे, वो 15,000 पे प्रेजेंट की गई है और एट कॉस्ट प्रेजेंट की गई है, ठीक है। आगे, in the X2 X3 financial statement, when its selling price less cost to complete and sell was estimated at ₹18,000। ओके, तो अगर मैं एनआरवी की बात करूं, तो एनआरवी आपकी कितने से, 18,000 से, बिल्कुल ठीक है। द अकाउंटिंग एस्टिमेट मेड इन प्रिपेयरिंग द 31st March X3 financial statement were appropriately made using all reliable information and the entity could reasonable to be expected to be expected to have been obtained and taken into account in the preparation and presentation of the financial statement। वो ये कह रहा साहब कि जब आपने 31 मार्च X3 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी, तो जो भी सर चीजें आप कर सकते थे, आपने वो सारी चीजें फॉलो की हैं, ठीक है। एनालाइज द अबव सिचुएशन इन अकॉर्डेंस विद रेलिवेंट इंडेक्स। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये एरर और ओमिशन नहीं है, बल्कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, क्योंकि रीजनेबल बेस पे हम इन्फॉर्मेशन को वहां पे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। चलिए, अब आपको ट्रीटमेंट कैसे कैसे करना, देखिए। ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट सर 1 लाख का तो आपकी ये कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। सेकंड, अगर आप इन्वेंट्री देखेंगे
तो सर 15,000 पे आपने वैल्यू कर रखा है, हाँ जी। अगर हम वहां पे आइडेंटिफाई कर लेते डिफेक्ट को तो सर अपना जो इन्वेंट्री होती 13,000 की एनआरवी होती 30,000 पे हम क्या करते वैल्यू करते, तो 2,000 से सर ओवर स्टेटेड ऑफ द इन्वेंट्री है, तो इसका इंपैक्ट भी सर अगले साल आएगा। तो ये दोनों इंपैक्ट सर आप चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में दिखाएंगे और उसके रिस्पेक्टिव डिस्क्लोजर देंगे, ठीक। बाकी सर जो आपका 20,000 का अमाउंट इनकर्ड हुआ करंट ईयर का, उसे करंट ईयर में ही रिकॉर्ड करेंगे। देखिए क्या लिखता है, इंड AS 8 सर किसके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट का मीनिंग क्या है, आपका एरर या ओमिशन का मीनिंग क्या है, ठीक है। On the basis of the above provision, the given situation would be dealt as follows. The defect was neither known nor reasonably possible to deduct at 31st March X3 or before the financial statement were approved for issue. So, understatement of the warranty provision of 1 lakh and overstatement of inventory rupees 2,000 in 31st March X3 financial statement are not a prior period error. सर ये आपके लिए कोई भी prior period error नहीं है, ठीक है जी। The effect of the latent defect that relate to the entity financial position at 31st March X3 are change in accounting estimate, यही मैंने आपको बताया। In preparing its financial statement for the 31st March X3, the entity made the warranty provision and inventory valuation appropriately using all reliable information that the entity could reasonably be expected to have obtained and had taken into account the same in the preparation and presentation of those financial statement, ठीक है। Consequently, the additional cost सर जो है वो आप क्या करेंगे, आर एक्सपेंस इन कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस फॉर X3 X4, ठीक है। चलें जी सर, क्योंकि सारे सर जो भी आपके लॉस हैं ये आप यहाँ पे चार्ज कर लेंगे, ये दोनों सर आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट की वजह से आ जाएगा और बाकी 20,000 आपका करंट ईयर की वजह से आएगा, ठीक है। चलें जी सर, चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ इंड AS 8 के TY के खत्म होते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है, क्योंकि ये टाइम जो चल रहा ना, ये टाइम आपके लिए गोल्डन टाइम है। इस टाइम जितना डेडिकेटली आप पढ़ाई करोगे ना, उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक। और हाँ, इस बार एग्जाम बार